ठीक, कल जो पढ़े थे क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट हो गया सबका? कोई इशू कल से रिलेटेड? कैमरा वगैरह सेट कर दूंगा। आपकी मर्जी है, मतलब सही कर दें बस। सही है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? जी, कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं प्लीज किसी को? ये आवाज भी देख लो। स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन नंबर 2? पहले पढ़े, बस लाइन से पढ़े फिर रिक्वायरमेंट देखते हैं। एनकेल एंटरप्राइजेस, चलो बेटा स्टार्ट करें प्लीज। एनकेल एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट on 31st July 2008. The finished goods stock consisted of 4,000 units valued at 220 rupees per unit, and the stock of raw material was worth 5,40,000 rupees. दोबारा फर्स्ट लाइन में जाए। 31st जुलाई 2008 पे फिनिश गुड्स का स्टॉक और रॉ मटेरियल के स्टॉक की कुछ इंफॉर्मेशन है। सही है? For the month of August 2008, the books of account show the following. अब नीचे जो डेटा आपको मिलेगा ये अगस्त के महीने का। क्लियर हो रहा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जरा ध्यान में रख के जरा टेबल पढ़े जो नीचे लिखा हो। रॉ मटेरियल परचेजेस आती गई, डायरेक्ट लेबर, सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में आती है। सेलिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में आती है सर? और नहीं आती है, क्या होगा? सही कह रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आती है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नहीं आती सेलिंग कॉस्ट। हिम्मत करें। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में आएगी किस जगह? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। हिम्मत करें। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये सेलिंग कॉस्ट का पार्ट है। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगी। इनडायरेक्ट लेबर भी, इनडायरेक्ट मटेरियल भी, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अदर अकाउंटिंग कॉस्ट। ये मेरे लिए थोड़ा सा आगे चला। अगर वैसे अगर लिखा होता अदर फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट फिर तो क्लियर हो जाता, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं कि ये फैक्ट्री की अकाउंटिंग कॉस्ट है या कोई हेड ऑफिस की अकाउंटिंग कॉस्ट है। तो अगर इन्हें ना पता चले तो फिर मैं बताता हूँ। लास्ट वन, अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं आएगी, एडमिन एक्सपेंसेस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। याद आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर इसका हो जाए अदर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाना, वरना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अगर है तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद प्रेजेंट हो। बहरहाल अकाउंटिंग कॉस्ट और ये दो चीजें मैं अभी फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। अदर इंफॉर्मेशन पढ़ो। अदर इंफॉर्मेशन आर एडेड अंडर नंबर 1, 8,000 units of finished goods were produced during August 2008. अगस्त में फिनिश गुड्स के 8,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन बताई गई। The value of raw material on 31st August 2008 amounting to rupees 6 lakh। अब थोड़ा सा ऊपर जाए टेबल से ऊपर, ये जो इंफॉर्मेशन हमें थी अगस्त के महीने की है। तो अगर अगस्त के महीने के एंगल से देखें तो फर्स्ट पैराग्राफ भी देखें जरा। 31 जुलाई का जो स्टॉक था वो फिर हमारे लिए ओपनिंग बन जाएगा, और जो अगस्त के एंड पे जो स्टॉक्स होंगे वो फिर हमारे लिए क्लोजिंग होने के एक मंथ के एंगल से। ठीक है? नंबर 3 नीचे, there was no work in progress at the start of the month. However, on 31st August, the value of work in progress is approximately rupees 2,50,000.
पीरियड के स्टार्ट पे, मंथ के स्टार्ट पे कुछ गुड्स इन प्रोसेस नहीं थी, लेकिन पीरियड के एंड पे 4,250,000 का वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक भी है। ये वर्क इन प्रोसेस आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, किस जगह आता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड होता है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस होता है। ओपनिंग अब नहीं है, देयरफॉर वो जीरो है, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन लेकिन है। देन नंबर 4, 5,000 units of finished goods were available in stock as on 31st August 2008. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स बताएं। रिक्वायरमेंट पढ़ें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये जो हमने पॉइंट नंबर 4 में यूनिट्स देखे हैं, शायद उन्हीं की वैल्यू की बात हो रही। 5,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स के थे एज ऑन 31st अगस्त और बेस्ड ऑन weighted average cost method as well as FIFO method। तो डेफिनेटली मैं अभी याद करवाता हूँ आपको FIFO weighted average। रिक्वायरमेंट ये है कि हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के जो पॉइंट नंबर 4 में 5,000 यूनिट्स बच गए हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, प्लीज रजिस्टर जरा खोलें, पहले जो कुछ पुरानी बातें वो भी जरा रिवाइज करना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी ये वर्ड सुने आप लोगों ने, FIFO weighted average? वर्ड्स तो सुने मैंने यार। एक हेडिंग लिखें, कॉस्ट ऑफ स्टॉक। अभी मैं क्वेश्चन में की बात नहीं कर रहा, पहले हम जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लें, कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से फर्दर डिस्कशन कर लें, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ स्टॉक, अगर आपने स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो फिर उसके लिए दो प्रिंसिपल्स हैं IS2 में, FIFO भी अप्लाई हो जाता है और वेटेड एवरेज भी। वैसे इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। एक प्रिंसिपल है इन्वेंटरी को मेजर करने का, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, लेकिन जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। FIFO भी यूज किया जा सकता है और वेटेड एवरेज भी। इनमें से कौन सा मेथड सही है? कोई सही गलत वाली बात नहीं है, दोनों अलाउड है, दोनों डिफरेंट assumptions की बेस पे। FIFO में ये अज्यूम होता है कि जो आइटम्स फर्स्ट परचेज हुई थी वो फर्स्ट आउट मींस फर्स्ट सेल नहीं, और वेटेड एवरेज में एक एवरेज रेट आ जाता है, उस वेटेड एवरेज रेट की बेस पे फिर भर्ती की जाती है। लेकिन आप लोगों ने जो पहले ये FIFO वेटेड एवरेज जो भी पढ़ा होगा, ये ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से पढ़ा था, लेकिन अब हमने कल से जरा डिस्कशन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की भी शुरू की है, तो पहले जरा ट्रेडिंग बिजनेस ही रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, बल्कि आप ही फिर बताइएगा कि ट्रेडिंग बिजनेस से अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ हम आ रहे हैं तो कहाँ चेंजेस आनी चाहिए। तो पहले आप जरा हेडिंग लिखें इसके नीचे, ट्रेडिंग बिजनेस। लेट्स रिवाइज। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसमें FIFO और वेटेड एवरेज कैसे अप्लाई होता था, बस हेडिंग लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, तो फिर आप देख लीजिएगा ताकि आपको लिखना फिर इजी हो जाए। First of all, let's consider we are talking about a trading business। क्या होता है ट्रेडिंग बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस में जो चीजें आप परचेज कर रहे होते हैं वही आपने सेल करनी होती हैं। तो अगर आप FIFO प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो स्टॉक की मेजरमेंट के लिए, स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, आप कंडीक में रुक जाइएगा। FIFO वैसे एब्रीविएशन किस चीज की है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मीनिंग क्या है यार? ये बात तो शायद कोई डॉक्टर साहब भी बता देते जो हमने ट्रांसलेशन की है, थोड़े से अकाउंटेंट बन के सोच रहे हैं। ठीक है, आपने कहा, मैं गलत नहीं कह रहा। तो मीनिंग ये है कि जो आइटम्स पहले परचेज हुई हैं वही इन होंगी ना, जो परचेज करेंगे वही होंगी, सही कह रहा हूँ? तो जब पहले परचेज हुई हैं वही पहले सेल हुई, जब सेल होंगी तो बिजनेस से आउटफ्लो होगा। तो FIFO मीन्स, सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दूं। FIFO में क्या अज्यूम होता है कि आइटम्स परचेज फर्स्ट are assumed to be sold first। Items purchased first are assumed to be sold first। Therefore फिर इसकी implication ये होगी कि अगर स्टॉक के यूनिट्स बचे हैं तो स्टॉक बच गए
तो अर्लीस्ट परचेजेस में से बचा होगा या लेटेस्ट परचेजेस में से बचा होगा? अर्लीस्ट का मतलब पहले वाली परचेजेस में से स्टॉक बचा होगा या लेटेस्ट मीन एंड वाली परचेजेस में से? पहली वाली परचेजेस तो सेल होगी होंगी, तो स्टॉक फिर एंड वाली परचेजेस से बचा होगा और देयरफॉर हमें एंड वाली परचेजेस की कॉस्ट प्राइस पर अपने स्टॉक को मेजर करना चाहिए। तो फिर मैं अप्लाई करके भी दिखाता हूँ। तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो चीजें खरीदी थी पहले वो बिक गई होंगी और जो स्टॉक में है वो फिर लास्ट परचेज में से चीजें रिमेनिंग हमारे पास पड़ी होंगी। अप्लाई फिर हम बाद में करते हैं। ऑपोजिट साइड पर अगर मैं आऊँ तो वेटेड एवरेज मेथड भी है क्लोजिंग स्टॉक की मेजरमेंट के लिए। वेटेड एवरेज मेथड में हमेशा एक पहले रेट कैलकुलेट होता है, एक एवरेज रेट। एक एवरेज रेट कैलकुलेट किया जाता है, फिर उस एवरेज रेट को क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करके स्टॉक की अमाउंट फाइंड आउट की जाती है। जस्ट अ मिनट जरा, पहले जरा आता है क्या फार्मूला यार? वेटेड एवरेज मेथड का फार्मूला, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लेते हैं, कोशिश करें याद आ गया। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लेंगे, उसमें क्या ऐड कर देंगे? परचेजेस की अमाउंट ऐड हो जाती है। ओके प्लीज, अगर कोई रिटर्न्स है ऑब्वियसली तो नेट परचेजेस हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक की भी क्वांटिटी ले लेंगे आप, परचेजेस की भी क्वांटिटी लेके उससे डिवाइड कर देंगे। क्वांटिटी या यूनिट्स कह रहे हैं, परचेज यूनिट्स। इन अदर वर्ड्स पहले ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट और परचेजेस की अमाउंट प्लस हो जाएगी, फिर डिवाइडेड बाय जो अपने अमाउंट्स थी उन्हीं के यूनिट से डिवाइड करके एक हमारे पास रेट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर वो जो रेट पर यूनिट है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके अपने क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ जहन में आ गया प्लीज? कोई मैंने नई बात की हो पहले तो यहाँ तक नोट करना, पहले बात थोड़ी समझ लिया करें ताकि लिखते हुए फिर स्पेस का भी आपको आइडिया हो जाए। जी अबू बकर साहब, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो फिर क्या होगा? तो इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि अगर क्वेश्चन साइलेंट ना हो तो क्या होगा। आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या होगा, तो रिलैक्स होकर स्टार्ट तो करें। यानी कि कुछ भी नहीं होगा, ऐसा परेशानी वाली क्या। हाँ, लेकिन हर चीज का शायद एक टाइम होता है। पहले मतलब ये तो रिवाइज करने के 5 फॉर वेटेड एवरेज क्या होता है, फिर अगर नहीं बताया होगा तो इंशाल्लाह हम यही है, कुछ करेंगे सर।
बेटा आवाज ठीक है प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बेटा प्लीज स्टैंड डिस्टर्ब नहीं काइंडली करें यार, काइंडली जाती ना करें जी। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? इधर से क्यों नहीं आती है मुझे? जी सर, बार कॉन्सेप्ट सेम है यार, कुछ वर्ड्स का डिफरेंस क्यों होना चाहिए? जरा आप अपने सामने जो आपने अभी ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से लिखा है उसी को सामने रख के जरा बताएं, कोई वर्ड्स का डिफरेंस होना चाहिए? FIFO मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वही स्टेटमेंट पढ़े जो FIFO में ऊपर लिखी है आपने। कुछ चेंज आएगा इसमें? कुछ चेंज आना चाहिए इस सेंटेंस में। अब फिनिश गुड्स हमने परचेज करके नहीं सेल करनी है, प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हो, तो शायद सिर्फ वर्ड्स में क्या चेंज आ जाएगा? अगर FIFO से आपने अप्लाई करना है तो आइटम्स प्रोड्यूस फर्स्ट और सोल्ड फर्स्ट। व्हाट इज द मीनिंग प्रोड्यूस्ड? मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस फर्स्ट आर assumed to be sold first. रादर देन कि हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिनिश गुड्स को परचेज करके सेल कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस करके सेल कर रहे होंगे। देयरफॉर वंस अगेन फिनिश गुड्स का स्टॉक FIFO बेसिस पे लेटेस्ट प्रोडक्शन में से बचा होगा। पहले वाली चीजें जो बनाई होंगी वो अज्यूम्ड है कि सेल होगी होंगी, और जो एंड में प्रोडक्शन हुई है वही फिर स्टॉक में पड़ी होगी। क्लियर हो गया वर्ड्स? ऑपोजिट साइड पे है वेटेड एवरेज। अगर फिनिश गुड्स का स्टॉक है वेटेड एवरेज से मेजर होना है तो वंस अगेन यहाँ एक रेट पर यूनिट कैलकुलेट होगा, एवरी रेट। ऊपर वाला फॉर्मूला देख रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस वाला, तो चेंज सजेस्ट करें। परचेज से पीछे भी पहले है, बल्कि ओपनिंग स्टॉक किसका? नहीं बेटा ना, रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड्स की बहस हो। यकीनन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हुआ होगा, प्रोड्यूस हो गई हैं गुड्स। अब फिनिश गुड्स को अगर मेजर करना है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट लेंगे आप। रॉ मटेरियल जो आपके जहन में है वो शायद अभी नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। हम किसका स्टॉक मेजर करना चाह रहे हैं? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट लेनी है। लेट मी कंप्लीट द फॉर्मूला एक मिनट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट उठाएंगे प्लस ढूंढने फॉर्मूला में परचेजेस उठाएंगे। परचेजेस की जगह क्या लेंगे? कल वाला जरा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ढूंढना जरा रजिस्टर में। कॉस्ट ऑफ सेल्स की जब आपने वर्किंग करवाई है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ही है, लेकिन अब परचेजेस ऐड नहीं हो रही थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड हो रही चीजें। अब हमने परचेज करने की कॉस्टिंग करनी की, अब हमने उन्हें प्रोड्यूस करने की कॉस्टिंग कर की है। और जो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, क्या इसमें फिर रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेसेस के इफेक्ट आ चुके हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेसेस के इफेक्ट्स आ चुके हैं सर। तो परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ फिनिश गुड्स आ जाए। ठीक है प्लीज? डिफरेंस क्या है? सिर्फ परचेज करके सेल कर रहे थे अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, और यहाँ बना के सेल कर रहे हैं। तो परचेजेस की जगह बोल दें हम, क्या वर्ड आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अगर कभी कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट लेंगे, फिर डिवाइडेड बाय, जी डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी। क्वांटिटी या यूनिट्स, और प्लस बताएं। नहीं, अब कॉस्ट ऑफ की जगह वर्ड थोड़ा सा चेंज करें, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या प्रोड्यूस यूनिट्स की क्वांटिटी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एक मिनट रुका जरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मीनिंग बताएं, इन वर्ड्स का ट्रांसलेशन करें। जो चीजें बनाई हैं उसकी कॉस्ट, तो वो तो अमाउंट ले ली ना हमने, तो उसका डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? जो चीजें बनाई हैं उसकी क्वांटिटी। जो चीजें बनाई हैं उसकी क्वांटिटी का मतलब मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स कह लें, प्रोडक्शन यूनिट्स कह लें, या यूनिट्स प्रोड्यूस कह लें। रादर देन यूनिट्स परचेज की जगह प्रोडक्शन के अब हमने यूनिट्स लेने, तो क्या लिखूं? यूनिट्स प्रोड्यूस।
ठीक है प्लीज। वंस अगेन यहाँ से एक रेट आ जाएगा और वो रेट फिर जब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिनिश गुड्स के स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। एक वो भी चीज लिखी नजर नीचे। जब ये रेट आ जाएगा तो रेट को फिर यूज कैसे करेंगे? रेट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स स्टॉक। तो आपके पास फिर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स स्टॉक होते हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग द रेट, फिर उस रेट को हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी फाइफो में फिर एग्जैक्टली अभी इस तरह फॉर्मूला बनाने को रहने तो वो मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा। पर एनी इशू कोई बात समझ ना आई हो? डिफरेंस क्लियर हो गया प्लीज? शायद जहां जहां हम परचेजेस वर्ड यूज कर रहे थे वहां कुछ चेंजेस आ रही हैं। परचेज की जगह प्रोडक्शन वर्ड आ गया और परचेज कॉस्ट की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। नोट कर लिया प्लीज? एनी कंफ्यूजन? जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स चले आप आए जी क्वेश्चन की तरफ दोबारा। एक नजर आप रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ें। रिक्वायरमेंट देख के बताएं आप आपको क्या समझ आया, क्या फाइंड आउट करना है। प्लीज प्लीज हेल्प मी क्या मांग रहा है हमसे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू कंप्यूट करवाना चाह रहा है। किस मेथड से भी और किस मेथड से भी? डेफिनेटली दो अलग वर्किंग्स होंगी। वेटेड एवरेज मेथड से एक अलग वर्किंग होगी, फाइफो से भी अलग वर्किंग करेंगे। अगर हमें ये काम करना है तो अपने पास ढूंढने जो अभी फॉर्मूले आपने लिखे हैं, बताएं हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। पहले जरा वेटेड एवरेज जहन में रख लें, वेटेड एवरेज से पहले सॉल्व कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट में पहले वेटेड एवरेज है ना, तो पहले अगर वेटेड एवरेज से सॉल्व करना है तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड रिक्वायर्ड होगी, फिर ओपनिंग और यूनिट्स चाहिए होंगे, प्रोडक्शन के यूनिट्स चाहिए होंगे। इंशाल्लाह एवरी डेट आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 देखें क्वेश्चन का। क्लोजिंग फिनिश गुड्स की क्वांटिटी अवेलेबल है। इन छोटे छोटे क्वेश्चन से ना जरा हमने अपनी जरा बेस बनाने की कोशिश करनी है। 5000 एंड में क्या गिवन है जरा पढ़ के बताएं। तो यूनिट्स अवेलेबल हैं, हमें बस उन यूनिट्स की वेटेड एवरेज और फाइफो की बेसिस पे वैल्यू को कंप्यूट करना है। आए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। बिजनेस नेम लिखें। ये बिजनेस नेम इज एनकेन एंटरप्राइजेस। रिक्वायरमेंट की हेडिंग लिखें कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिनिश गुड स्टॉक और फर्स्ट सिचुएशन इज वेटेड एवरेज मेथड। ये अब जो नई चीज अगर कोई आनी थी वो मैं अब डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी अब होपफुली कल वाली चीजें भी कुछ आनी है। बताएं अब क्या करूं? नहीं बेटा पहले सबसे पहले वेटेड एवरेज मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं। जो जो चाहिए वो ढूंढते हैं, जो नहीं होगा उसकी वर्किंग कर लेंगे। तो क्या फॉर्मूला इनमें आता है सर? अभी लिखा था यार, दोबारा लिखने फॉर्मूला या स्टेट अवे फिगर्स ढूंढना है? सबसे पहले क्या ढूंढना? रेट पर यूनिट की हेडिंग चले लिखना। फॉर्मूला जेन में रख लें, अभी आपने लिखा था, दोबारा चाहे नहीं ना लिखें। बताएं क्या ढूंढो? बताएं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट ढूंढे सवाल।
कंसंट्रेट करें, सारे डाटा ढूंढें। है कोई इंफॉर्मेशन? एक मंथ ऑफ अगस्त की वर्किंग हो रही है, अगस्त के महीने की वर्किंग हो रही है, तो ओपनिंग स्टॉक अगस्त के स्टार्ट पे कहीं अवेलेबल है? फर्स्ट पैराग्राफ देखें, फर्स्ट पैराग्राफ में 31 जुलाई 2008 के स्टॉक्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे? ओपनिंग स्टॉक्स हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमें जरूरत रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक की है या फिनिश गुड्स के ओपनिंग स्टॉक की है? तो उसकी अमाउंट शायद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओपनिंग यूनिट्स भी हैं और 220 रुपीज पर यूनिट अमाउंट भी एक यूनिट की दी हुई है। कैलकुलेटर पकड़ें। तो व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अमाउंट? हाउ टू सॉल्व इट? 4000 मल्टीप्लाइड बाय 220। मैंने जरा फिगर जस्ट प्रेजेंट इसलिए किया जरा आप सबको नजर आ जाए, बाकी आप सॉल्व करके चाहे लिख लें। आंसर 8,80,000 शायद बनता है। प्लीज, ठीक है सर। 4000 यूनिट्स है और एक यूनिट की 420 रुपीज अमाउंट बताई हुई है। देन क्या ऐड होना है इसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ढूंढना है। अवेलेबल है या सॉल्व करनी पड़ेगी? डाटा अवेलेबल है लेकिन उसे अभी शायद हमें कम एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी वर्किंग बना लेते हैं। उसके लिए जगह छोड़ दें, वर्किंग 1 बनाते हैं। अभी बेस में आ जाए जरा। और कुछ अवेलेबल है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी क्या थी? 4000, ठीक है। और प्लस क्या होना है? यूनिट्स प्रोड्यूस ढूंढना है। प्लीज क्वेश्चन में से ढूंढना है, क्वेश्चन में से ढूंढना है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त के एंगल से वर्किंग हो रही है। हाउ मेनी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड? 8000 अवेलेबल है यार। तो बस इस फॉर्मूले में देयरफॉर हमें बस क्या वर्कआउट करना रह गया? तो नीचे जरा जहाँ ये वर्किंग कर रहे हैं जरा 5-6 लाइनें छोड़ दें, रेट आएगा फिर उसे मल्टीप्लाई करना, तो वर्किंग 1 में आ जाए। ये समझ आ रहा है वर्किंग 1? तो वर्किंग जरा प्रेजेंटेबल हो जाएगी। तो आ जाए जरा 5-6 लाइनें नीचे छोड़ दें, वर्किंग 1 बनाए। चलिए अब कोशिश करनी है कि जब फॉर्मेट कल हमने फाइनल किया था वो एक दफ़ा दोबारा जहन में ला के अप्लाई कर लें ताकि जरा कुछ याद हो जाए। हेल्प करेंगे जरा? बिस्मिल्लाह करें। सबसे पहले क्या ढूंढना? लिखे जी हेडिंग, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट होना है और उसके लिए एक रॉ मटेरियल की वर्किंग हो रही है। व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम? ढूंढना शुरू करें अब चीजें। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5,40,000 फर्स्ट पैराग्राफ में मिल रहा है। अब फिगर्स काइंडली प्लीज बोर्ड से देख के मत लिखते रहिएगा, जरूर बोर्ड से चेक जरूर कर लें कि सही लिख रहा हूं या नहीं, लेकिन क्वेश्चन में से ढूंढने की आदत डेवलप करें। प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढना 8,45,000। एनी परचेज रिटर्न्स, एनी कैरेज इनवर्ड्स? जहन में चीजें जरूर आनी चाहिए, बाकी ठीक अगर नहीं है तो आगे चलते जाएं। नेक्स्ट क्या ढूंढो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढे कहाँ है? पॉइंट नंबर 2 नीचे देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। पॉइंट नंबर 2 में ठीक है, क्लोजिंग अगस्त के एंड पे जो स्टॉक गिवन है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको मिल रही फिगर्स? जी कैलकुलेट करें। 7,85,000 रुपीज। क्या नाम रखें इसका? रॉ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा डेफिनेटली ये क्वेश्चन शायद आगे ऑनवर्ड्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरा मेरे साथ ही करें। इंशाल्लाह टाइम बच जाएगा, फिर एक और क्वेश्चन आप खुद से भी कीजिएगा। ठीक है, जरा मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा एक्सप्लेन भी कर दूं। जी एनी कंफ्यूजन इन दिस रॉ मटेरियल कंज्यूम? नेक्स्ट हेडिंग बताएं क्या होती है?
ढूंढने कहीं है डायरेक्ट लेबर? डायरेक्ट लेबर टेबल में सेकंड लाइन 7,35,000 सम कर लें 15,20,000 name of this figure is prime cost is sum of raw material consumed plus direct labor. Next heading factory overheads. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फैक्ट्री ओवरहेड्स तक आ गए। अच्छा इसको एक मिनट स्टार्ट करने से पहले जरा अपना क्वेश्चन जरा एक नजर देखें जरा, पहले मेरे साथ क्वेश्चन जरा दोबारा डिस्कस कर। फैक्ट्री ओवरहेड्स में वैसे क्या आना होता है? नहीं नहीं इस तरह बेटा याद रखना मुश्किल हो जाएगा। रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो फैक्ट्री के खर्चे, सारे नहीं, फैक्ट्री के खर्चे जो रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा रह गए अब वो हमने ढूंढना है। तो आइए जरा एक दफा दोबारा जरा जो लिस्ट पड़ी थी उसको जरा विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड जरा फाइनल करें जी। रॉ मटेरियल परचेजेस आएंगी फैक्ट्री ओवरहेड्स में, रॉ मटेरियल परचेजेस तो नहीं आएंगी सर, डायरेक्ट लेबर आएगी सर, सेलिंग कॉस्ट आएगी। अब नो का डेफिनेटली मीनिंग ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं आना, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी होती तो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जरूर इसने आना था, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट नहीं है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इंक्लूड ना करने का मतलब ये नहीं कि ये एक्सपेंस नहीं है, इंक्लूड ना करने का मतलब ये फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं। क्लियर है? आगे चलें। डेप्रिसिएशन आएगी तो इसे लिख लेते हैं, अभी पहले लिस्ट कंप्लीट करना जरा, जस्ट अ मिनट, पहले लिस्ट पूरी मेरे साथ पढ़ने, फिर बाद में बना लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फाइनल करें, ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग कॉस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी आएगी, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अदर अकाउंटिंग कॉस्ट पे एक मिनट रुक जाओ। नहीं बेटा अगर तो फॉर एग्जांपल अदर फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट होती फिर तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जानी थी। अब यहाँ मेंशन नहीं है कि ये फैक्ट्री की अकाउंटिंग कॉस्ट है या एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटिंग कॉस्ट है, तो हमें कुछ ना कुछ फिर अज्यूम करना पड़ेगा। अगर तो इस तरह लिखा होता अदर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग कॉस्ट, फिर भी ये क्लियर हो जाना था कि प्रॉफिट एंड लॉस में इसने आना। फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट लिखा होता फिर भी इसने फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाना था। हमारे इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटिंग कॉस्ट तो लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं क्वेश्चन में बताया हुआ कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है या एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफिस से रिलेटेड है। तो अगर इस तरह से ना मेंशन हो तो नीचे रिक्वायरमेंट के एक नोट पड़ेगा, रिक्वायरमेंट से हैंड हो रही है, एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है। द क्वेश्चन इज साइलेंट, के साइलेंट इन सेंस के फैक्ट्री से रिलेटेड कॉस्ट है या हेड ऑफिस से रिलेटेड कॉस्ट है, तो फिर डेफिनेटली कुछ अज्यूम करना पड़ता है। तो नॉर्मल अजम्पशन इज कि फिर ये अकाउंटेंट्स जो हैं फैक्ट्री में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर बाय डिफॉल्ट भी अज्यूम कि ये हेड ऑफिस में बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ हो रही है तो वहीं अकाउंटेंट्स होंगे। बात मेरी को समझ आ रही है? इसला अजम्पशन का क्या मतलब हुआ फिर? अब हम इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेंगे या नहीं लेंगे? लेकिन ये आई होप के क्लियर हो गया, अगर ये फैक्ट्री वर्ड बीच में आ जाता तो फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में से कंसिडर करते। इस लाइन का हरगिज ये मतलब नहीं कि फैक्ट्री में अकाउंटेंट्स नहीं होते, डेफिनेटली फैक्ट्री में भी कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो उन सब कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो अकाउंटेंट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट भी अज्यूम कि अकाउंटिंग कॉस्ट इज एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। एनी कंफ्यूजन? वापस ओपन आए। अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ये कहाँ आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। इट मीन शायद 5 चीजें फाइनल हुई हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आनी है। एनी कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज बनाए लिस्ट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है सारा? ये 5 चीजें जो आइडेंटिफाई हुई हैं जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आनी चाहिए, इनकी लिस्ट बना के इनका टोटल करें। मैं फिर लिखता हूँ अभी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन?
आप लोग भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी कंप्लीट करें। ये फैक्ट्री का बेटा जो डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री एसेट्स की डेप्रिसिएशन है ना, प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्रीज में होगी। फैक्ट्री एसेट्स की डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की एसेट्स की डेप्रिसिएशन एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस है। तो ये डेप्रिसिएशन क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। और ख्याल जो हम कल एक फॉर्मेट बना रहे थे उसमें बात हुई थी डेप्रिसिएशन की, लेकिन डेफिनेटली सारे बिजनेस की डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं आनी। फैक्ट्री से रिलेटेड जो एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। $80,000 फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, $89,560 सॉरी डेप्रिसिएशन इज सही है 80 फैक्ट्री मैनेजर सैलरी 47,600। ठीक है आप लोग लिखें फिर बाद में चेक कर लीजिएगा मैम। इनडायरेक्ट लेबर 148,000, indirect material 45,000, other production overheads 84,000। ठीक है जी फिगर्स, अगर किसी ने लिख लिया तो चेक कर लीजिएगा मेरी। जिन्होंने लिख लिया टोटल करें इसका, एक इंडिपेंडेंट अलग से टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स का जी को लास्ट लाइंस में से टोटल बता दो जरा। 404,600 ओके है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें प्लीज, अब क्या करें। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आनी है, किस किस को ऐड करके, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड सम करें। ये फाइनल करें जी प्लीज, फॉर्मेट ऑफ में प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 1924600। ठीक है आंसर। और आगे बढ़े, अब क्या रिक्वायर्ड है, लिख के जरा डैश लगा लें, जरा याद रहेगा, है तो नहीं वैसे। ओपनिंग स्टॉक 0 है, लिख के जरा डैश लिख लें ताकि याद रहे कि होता है, गिवन नहीं है लेकिन हो सकता है। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पॉइंट नंबर 3 है शायद, पॉइंट नंबर 3 में स्टॉक्स ढूंढे जी वर्क इन प्रोसेस में। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस डैश नहीं था, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2,50,000 ऐड हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जी सर, फाइनल आंसर
जी डियर फ्रेंड्स, एक दूसरे के रजिस्टर पे देख रहे हैं, मैं फिगर पूछ रहा हूँ। 1674600, तो इस फिगर की तलाश थी जी। एनी कंफ्यूजन? ये क्लियर होनी चाहिए सर, चीजें छोटी छोटी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ सकेंगे हम। एनी प्रॉब्लम? ढूंढे कहाँ रिक्वायर्ड थी ये फिगर, वापस जाएं। वेटेड एवरेज के फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर मिसिंग थी, मिल गई है, लिखें। फॉर्मेट कंप्लीट है सबका, कोई बना तो नहीं रहा, बोर्ड से तो नहीं देख रहा? चलिए जिन्होंने कर लिया आप फिगर प्लेस करें फॉर्मूले में और कैलकुलेटर पे जरा आंसर निकालें, वेटेड एवरेज रेट निकालें। जस्ट एक मिनट जरा, कुछ लोग शायद लिख रहे हैं, आप लोग करें अपना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का फॉर्मेट? प्लीज 1674600 पर आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो रह तो नहीं गया? 1674600, जी आंसर निकालें। सब इकट्ठे हैं सर? इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आना है, करनी मेरे साथ रहिएगा, जरा आंसर निकालें सारे। पॉइंट्स में आंसर जा रहा है, फाइनल बताना है, कैसे राउंड अप करके लिख रहे हैं आप? फाइनल आंसर पूरा बोलें, कितना लिखना है? 2-1 नहीं बेटा, प्लीज बेटा बस करो यार। नहीं कोई अगर प्रॉब्लम है तो मैसेज शेयर करें, भाई को क्या पता, वो भी मेरे जैसे ही। नहीं एनी प्रॉब्लम? या मेरे लेवल की बात नहीं है सर, ऐसे तो ना करेंगे यार, कमाल हो गए। तो मेरी भी कोई बात सुन ले, राउंड ऑफ तो बेटा मेरे साथ मसला हल करना है यार, मैं इतनी देर से क्या तो राउंडिंग ऑफ का मसला मेरे साथ हल करें, भाई को क्या पता। प्लीज मैंने कहा कैलकुलेटर का आंसर लिखवाएं, क्या आया है? ये 212 पॉइंट बेटा 237 तो नहीं है ना यार, ये क्या आंसर बताई जा रहा है? 212 समथिंग ही आ रहा है। मैंने आपसे पूछा ये कैसे लिखूं? अब डेफिनेटली बेटा ये ना रेट को रुपीज में भी राउंड ऑफ करके लिखा जा सकता है, मींस पॉइंट्स को इग्नोर भी किया जा सकता है। 213 जो लोग हजरात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा राउंड ऑफ ना करें। वर्ड्स मेरे पूरे सुने। जब भी कभी पॉइंट्स में आंसर आ जाए, आपको रेट निकाल रहे हो जिस तरह, लेकिन वो FA1 में बात हुई थी, जब भी कभी आप परसेंटेज या कोई रेट निकाल रहे हो और वो पॉइंट्स में चला जाए, तो 2 डिजिट्स तक जाने दें पॉइंट्स के बाद, और लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ करना, मतलब पूरा 213 रहने दें। वो खैर गलत नहीं होता है, आपने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट एक पढ़ा होगा, मैं आपको तंग नहीं करना चाह रहा, वैसे याद करवा रहा हूँ जरा। मटेरियलिटी मीन्स एक इमटेरियल वर्ड होता है, इनसिग्निफिकेंट चीजें और सिग्निफिकेंट चीजों को मटेरियल बोला जाता है। तो डेफिनेटली हम अकाउंटेंट्स इमटेरियल चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करते, वरना तो ये रेट पूरा लिखना चाहिए 212.8833, लेकिन वो शायद रेट लिखते लिखते शाम हो जाएगी। तो इमटेरियल चीजों को लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इतना राउंड ऑफ भी ना करें कि उसे पूरे रेट को 213 तक ले जाए। तो रूल ये रख लें, यहाँ से ऑनवर्ड्स आप भी मुझे याद करवा दीजिएगा, कि जब भी कोई परसेंटेज हो या कोई हम पर यूनिट रेट वगैरह निकाल रहे हो, तो उसे पॉइंट्स में अगर जा रहा तो जाने दें, लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लें। याद रहेगी मेरी बात? हाँ, अगर कोई हम अमाउंट लिख रहे होंगे तो उसको फिर रुपीज में राउंड ऑफ करना है। वो कैसे ऊपर मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। फिलहाल हमने एक रेट निकाला, पॉइंट्स में जा रहा है, कहाँ तक जाके राउंड ऑफ कर लें? बताएं क्या लिखूं? 212.88 कर दूं, आगे 3 है, अगर 3 की जगह 9 होता तो 8-9 कर लेते। आई होप के कोई इशू वाली बहस नहीं है, अगर है तो बता दो। जी जी बट अगर 2 डिजिट्स पे जाना है, अगर 2 डिजिट्स तक जाना है, मेरा ख्याल है फिर 9 नहीं हो सकता है। अगर एक डिजिट पे रहना होता तो प्लीज 9 ही होना था, और अगर ना ही आगे जाना होता तो 3 हो जाना था यार, ना करी यार। प्लीज बताएंगे कभी रेट आ जाए तो उसे कैसे राउंड ऑफ करके बहस खत्म करनी है? पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ, 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना। डन है प्लीज?
इसको प्लीज साइंस नहीं बनाना है, ये फजूल में टाइम वेस्टिंग है। राउंडिंग ऑफ की गलती कोई गलती नहीं एग्जामिनर के लिए, लेकिन आप क्योंकि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट लोग हैं, एक सेकंड ये मैं लेट मी एक्सप्लेन, अल्लाह करे ये मसला आज हल हो जाए, वैसे इसने होना नहीं है अनफॉर्चुनेटली राउंडिंग ऑफ की बहस। उसकी वजह ये आपका कभी दिल मानता नहीं है कि कोई भी गलत प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाए। आपकी ख्वाहिश होती है कि 100% चीजें ठीक हों। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने मैं यूं लिखूं, एक रेट आया फॉर एग्जांपल, तो सही रेट तो यही है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि यार इसे राउंड ऑफ करना है, करवाएं जरा, आगे बताएं, आगे बताएं, बताएं बताएं। 2 तक जाना है, 2 तक जाना है, देख के फाइनल करना, फिर देख के 5-0 पे हो जाएगा। 9 राउंड ऑफ हो रहा है, 9 से आगे 5 है, तो वो राउंड ऑफ होने की वजह से 4-5 हो गया। तो यकीनन रियल लाइफ में कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करनी, पाई पाई का हिसाब देना है, रब ने भी हर जरे का हिसाब लेना है। एग्जाम हॉल में, क्लास में, एग्जाम हॉल की क्योंकि प्रिपरेशन हो रही है, और एग्जाम हॉल में हम इस चक्कर में नहीं पढ़ सकते कि हम 100% रेट लिखना शुरू हो जाए। तो क्लास में हम एग्जाम हॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सबको पता है वैसे। तो एग्जाम हॉल में हमें इममटीरियल चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए अगर कभी रेट पॉइंट्स में जा रहा हो तो प्लीज क्या किया करेंगे हम, प्लीज क्या किया करेंगे, 2 डेट्स तक जाएंगे और फिर वो जैसे राउंड ऑफ हो रहा होगा, आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता है, आपने वो मुझे लिखवा दिया करना। डन है सर? एनी कंफ्यूजन? जो क्वेश्चन में आंसर आ रहा था 212.88, अब ये फाइनल है, ये है क्या? चले अब ये बताएं, एक रेट पर यूनिट, ये एवरी रेट पर यूनिट आ गई। नहीं बट अभी क्लोजिंग से तो मल्टीप्लाई होना ना इसमें, अभी डेफिनेटली लास्ट स्टेप रहता है। अभी मैंने एक एवरी रेट फाइंड आउट कर लिया है आपके साथ मिलके, लेकिन बात शायद खत्म नहीं हुई है, वो भी अभी आप कंप्लीट करवाइएगा। नेक्स्ट क्या करना है जी? आगे चलो अब मैं, अच्छा मेरे साथ रहिएगा, अब ये फिर एक प्रॉब्लम शायद आना है जी। अब जब रेट आ जाता है फिर क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी से, अमाउंट तो बेटा निकालनी है, तो अब क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी ढूंढना, प्लीज ढूंढने ढूंढने ढूंढने। तो एक हेडिंग छोटी सी बना लें, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, पूरा लिखना। तो लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा? 5000 यूनिट्स, 5000 ठीक है प्लीज, मल्टीप्लाइड बाय 212.88 इज इक्वल टू, अब ये प्लीज सब लोगों ने आंसर मुझे बताना है क्या आ रहा है। हाँ जी, डिजिट्स बोलने जो आ रहे हैं, 11064 किसी का इससे डिफरेंट आंसर आ रहा है? प्लीज मैंने जो आंसर बोर्ड पे लिखा है इसके अलावा किसी का आंसर आ रहा है सर? आ रहा है लेकिन मुझे बता क्यों नहीं रहे? आ रहा है, ये ना बात यार, औरों का भी आ रहा है, वो बता क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम कर ही नहीं रहे। बहुत सारे लोग तो मेरी तरह कैलकुलेटर के बगैर ही बैठे हुए हैं। प्लीज किसी का आंसर इससे डिफरेंट आ रहा है सर? एक भाई का तो आ रहा है, किसी और का? बेटा आ सकता था यार, भाई ने क्या किया है और आपने क्या किया है, दोबारा कैलकुलेटर पे जीरो करें प्लीज, कंसंट्रेट, ये मसले आज ही हल करें प्लीज, जीरो कर दें सारे कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे दोबारा बेटा आपने भी जो मैं कहूंगा पहले वो लिखना, 5000 लिखें और मल्टीप्लाइड बाय 212.88 इज इक्वल टू, बस दबा दें, यही आंसर है। आपने असल में क्या किया, आपने वो एग्जैक्टली जो रेट आ रहा था ना पहले विदाउट राउंडिंग ऑफ, उसी को 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए थोड़ा सा आपका इससे डिफरेंट आ गया। ये 400 आ रहा है, मेरा ख्याल है आपका 017 समथिंग आ रहा होगा, जरा दोबारा सॉल्व कर लेंगे। आपने रेट को एज इट इज जो पूरा सॉल्व हुआ था 883333 वो जो कैलकुलेटर पे आया हुआ था, आपने उसे मल्टीप्लाइड बाय 5000 किया है, देयरफॉर आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है। मेरी सजेशन ये है कि जब एक दफा रेट राउंड ऑफ हो जाए तो कैलकुलेटर पे जीरो कर दें और फिर उसी राउंडेड रेट की बेस पे वर्किंग करना है। एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है एग्जामिनर को भी पता है
कि ये जस्ट रेट की राउंडिंग ऑफ की वजह से है, लेकिन हम क्लास में ज़रा कंफ्यूज रहेंगे, मेरा आंसर और आ रहा है, किसी और का और आ रहा है। वंस द रेट इज राउंड ऑफ तो फिर कैलकुलेटर पे 0 दबा दें और 5000 मल्टीप्लाइड बाय 212.88 से सॉल्व करना। एक दफ़ा राउंड अगर कर लिया है तो राउंडेड रेट को ही फर्दर यूज करना, वरना ऐसे ही क्लास में क्योंकि ज़रा पता चलेगा उसका वो आंसर है, उसका वो आंसर है, तो ऐसे डिस्टर्बेंस रहेगी। क्लियर हो गया प्लीज? तो जिन्होंने राउंडेड रेट लिया 88 उनका मेरा ख्याल 400 ही एंड में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अगर पूरा रेट ले लेंगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन अगर राउंड ऑफ कर लिया है रेट को तो फिर उसी को फर्दर कैलकुलेशन में यूज करना। याद रहेगी बात? एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी ये बात समझ आ गई थी वेटेड एवरेज से, लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है, दोबारा देखें। क्या सारा कंप्लीट हो गया है या अभी कुछ हिस्सा रह गया इसका? देखें जी, बी हेडिंग लिखें। अब सेम क्वेश्चन जो इस वक्त हो रहा है वो FIFO बेसिस पे सॉल्व होना है। मींस वंस अगेन हमें फिनिश गुड्स के 5000 यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, लेकिन रादर देन बाय यूजिंग वेटेड एवरेज अब हम FIFO बेसिस पे वर्किंग करने लगे हैं। जी FIFO बस हेडिंग लिख के काइंडली पहले समझ लीजिएगा, बात बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसलिए शायद थोड़ा सा समझने में टाइम लग जाएगा। FIFO का मीनिंग बता दें बस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को छोड़ देना। जो चीजें प्रोड्यूस हुई थी पहले वो पहले सेल हुई होंगी, इन अदर वर्ड स्टॉक फिर लेटेस्ट प्रोडक्शन में से बचा होगा। अब इसको समझने के लिए मैं जरा फिगर्स अगर सामने प्रेजेंट कर दूंगा तो बिल्कुल बात इंशाल्लाह इजीली आपके जहन में सेट हो जाएगी। तो मुझे चंद एक फिगर जरा ढूंढ के लिखवानी है आपने जरा। शायद हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाटा जरा अगर रेंज हो जाए तो पता चल जाना। सबसे पहले मुझे जरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की जरा क्वांटिटी लिखवाएं ढूंढ के। 4000 और इन 4000 यूनिट्स की अमाउंट भी बता दें, आपने सॉल्व भी की हुई है। 8,80,000 है, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 220 किया था आपने। ठीक है प्लीज। नेक्स्ट उसके बाद प्रोडक्शन के यूनिट्स बता दें, प्रोड्यूस यूनिट्स बता दें 8000। और अगले वर्ड्स मेरे गौर से सुने, इन 8000 यूनिट्स को बनाने की अमाउंट बता दें। मेरा सेंटेंस को रिपीट करें, मैंने क्या बोला? इन 8000 यूनिट्स को बनाने की अमाउंट या कॉस्ट बता दें। जी सब लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। 1674600 लिखवाते हुए कंफर्टेबल है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है of how many units produced during the month? 8000। ओके यहाँ तक? देन उसके बाद मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी बता दें। और अब हमने सॉरी 5000, और अब हमने इन्हीं 5000 यूनिट्स की अमाउंट या कॉस्ट फाइंड आउट करनी है रादर देन बाय वेटेड एवरेज FIFO मेथड। बस अब बोर्ड पे एक मिनट देख लें। थोड़ी देर पहले हमने इन्हीं 5000 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो वेटेड एवरेज से फाइंड आउट कर ली हुई है, लेकिन अब इन्हीं 5000 यूनिट्स की कॉस्ट हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO प्रिंसिपल से फाइंड आउट करनी है। FIFO से अगर बेटा वर्किंग करनी है तो उसका बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट ये है कि जरा बोर्ड पे काइंडली मुसलसल गौर से देखें। हमारे पास पीरियड के स्टार्ट पे 4000 यूनिट्स है, देन हमने फर्दर 8000 यूनिट्स और प्रोड्यूस किए। अपना बिजनेस समझे जरा, कितने थे आपके पास, कितने और बना लिए, टोटल 12000 हो गए। फिर एंड में कितने बच गए? इसका मतलब आपने कितने यूनिट्स सेल किए होंगे। फिनिश गुड्स की बहस हो रही है। 4000 पड़े थे,
8,000 और प्रोड्यूस हुए, टोटल 12,000 यूनिट्स हो गए, 5,000 यूनिट्स इन हैंड है, तो इसका मतलब फिर हमने ड्यूरिंग द पीरियड 7,000 यूनिट सेल किए होंगे। ये वर्ड्स ठीक है मेरे? तो फाइफो में सबसे पहला काम ये होता है कि आप नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड अपने सामने रख लें। एनी कंफ्यूजन? देन अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल अप्लाई करें। 7,000 यूनिट्स अगर सेल हुए हैं तो इन 7,000 में सबसे पहले कौन से सेल हुए होंगे? ओपनिंग वाले, वो तो सबसे पुरानी प्रोडक्शन है, पिछले महीने की प्रोडक्शन है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 7,000 यूनिट्स का ब्रेकअप क्या हो रहा है? 4,000 ओपनिंग में से सेल हुए होंगे और 3,000 8,000 की प्रोडक्शन में से सेल हुए होंगे। जब हम इस कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि ओपनिंग वाले 4,000 सारे सेल हो गए होंगे और 8,000 की जो प्रोडक्शन है उसमें से भी 3,000 सेल हो गए होंगे, तो अब हमारे सामने आ गया कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक के 5,000 यूनिट्स हैं ये फिर इस पीरियड की प्रोडक्शन में से ही बचे होंगे। मेरी बात क्लियर होगी है? व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर? 8,000 में से 3,000 तो सोल्ड में होने चाहिए। वाई 7,000 बिके, ओपनिंग तो 4,000 थे, तो बाकी 3,000 कहां से बिके होंगे? तो इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 8,000 की प्रोडक्शन में से 5,000 बचा है। क्लियर हो गया है? तो अगर हमें ये पता चल गया कि क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचा है, प्रोडक्शन से बचा है, तो 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़े, पहले कैलकुलेटर पे लिखे 1,674,600। क्या लिखवा रहा हूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय करें 8,000। जो भी आया क्या आया? जो भी आया क्या आया? एक रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब रेट निकालते हुए मैंने ओपनिंग कंसिडर क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टॉक वहां से बचा ही नहीं। वेटेड एवरेज में तो बस एक एवरेज रेट आ जाता है पूरे पीरियड का और उसकी बेस पे स्टॉक मेजर हो जाता है, लेकिन फाइफो में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि स्टॉक कहां से बचा है, और जहां से बचा है वहीं से रेट निकलेगा। और जो भी अब आपका ये रेट आ गया है, अब इस रेट को अगर हम 5,000 क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा किस मेथड से आंसर आ जाएगा? फाइफो मेथड से आंसर आ जाएगा। तो वाई रेट में हमने ओपनिंग कंसिडर नहीं किया क्योंकि स्टॉक ओपनिंग से नहीं बचा। स्टॉक जहां से बचा है वहां से रेट निकालें और देन उसे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करके वर्किंग कंप्लीट कर लेंगे। पहले आप यहाँ तक लिख लें, बाकी पे जो आपने कैलकुलेटर पे वर्किंग की है वो नीचे प्रेजेंट कर लेते हैं। आई होप के फाइफो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। क्या सामने रख लेंगे तो इंशाल्लाह डिसीजन ईजी हो जाएगा। एक सेकंड लिखने से पहले बताएं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फिगर कौन सी थी? मैंने डाटा तो लिखा है सारा, लेकिन आखिरकार वो कौन सी फिगर थी जिससे हमने अपनी सारी इस डिस्कशन को कंक्लूड की है? मेरा ख्याल है सोल्ड यूनिट से पता चला। सोल्ड यूनिट सामने रखे, उसको फिर रिलेट किया कि स्टॉक कहां से बचा होगा, और बाकी इंशाल्लाह वर्किंग अभी कर लेते हैं। लिखें यहाँ पे, ये डाटा इस तरह प्रेजेंट कर लेना। अब बाकी डेफिनेटली बहुत सी वेरिएशंस हो सकती हैं। समटाइम स्टॉक ओपनिंग से भी बच सकता है, उस वक्त क्या होगा, तो उस चीज की भी टेंशन ना लें। अभी थोड़ी थोड़ी बात आगे बढ़ने दें, स्टेप वाइज चलेंगे। बाकी कॉम्प्लेक्सिटीज शायद अभी आपके जहन में भी नहीं आ सकता कि कितनी आनी है, तो वो टेंशन ना लें, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज सब कुछ हो जाएगा। तो बेसिक्स अगर क्लियर हुई हो तो एक्सेप्शंस भी पता चल जाती हैं। जी, वेटिंग फ्रॉम योर साइड जब आप यहाँ तक लिख लेंगे तो फिर बता दीजिएगा, फिर आगे मैं साथ ही वर्किंग कर लें। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगी बात? जी नोटेड है यहाँ तक? वर्किंग शुरू करो आगे।
आगे शुरू करें सर जी। रेट पर यूनिट बताएं जी कैसे अब निकालना। 1674600 डिवाइडेड बाय 8000 ओके है। प्लीज एक दफा दोबारा फाइनल रेट बताएं कैसे लिखूं। ये मसला हल कर लें सर, कोशिश करें आज ही हल हो जाए। पॉइंट्स में आना ही आना है, वर्किंग फाइनल करें। 209 पॉइंट प्लीज, फाइनल फाइनल प्लीज। 209 पॉइंट प्लीज, मेरा कैलकुलेटर घर आ गया, प्लीज बताइएगा यार। 209.33 पे बात खत्म कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करूं? अब प्लीज इस रेट का क्या करूं यार। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 209.33। एक सेकंड मेरी तरफ देखें जरा गौर से। अब वर्किंग करते हुए क्या करेंगे आप? वंस अगेन अगर वही कैलकुलेटर वाला पूरा रेट लेंगे तो फिर वही मसला हो जाना। वंस द रेट इज राउंड ऑफ, अब इसी की बेस पे काइंडली नेक्स्ट वर्किंग करें। कर लें, अप्लाई कर लें, मुझे फाइनल आंसर बताएं। 1046650 ठीक है, सबका भी यही है। तो वंस द रेट इज राउंड ऑफ, काइंडली उसी को फर्दर यूज कर लें ताकि राउंडिंग ऑफ की टेंशंस खत्म हो सकें। ये पेपर कोई राउंडिंग ऑफ का नहीं है, राउंडिंग ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले भी आती है। हमने इस पेपर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखनी है, लेकिन कभी कभी महसूस ऐसे होता है जैसे कॉस्ट इतनी मुश्किल नहीं है, राउंड ऑफ करना बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो प्लीज कोई इशू तो नहीं है सर। बाकी अब फाइनली दोनों आंसर्स को जरा कंपेयर करें, एक फाइफो से है, एक वेटेड एवरेज से है। क्या फाइफो और वेटेड एवरेज का आंसर सेम आता है? ये दो डिफरेंट अजम्पशंस हैं, इनके आंसर सेम नहीं आएंगे और ना ही कोई गलत सही वाली बहस है। दोनों मेथड से आपको एग्जाम में वर्किंग करनी आनी चाहिए। एग्जामिनर फिर जिस तरह आपसे पूछे अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। ठीक है प्लीज, कोई कंफ्यूजन अब फाइनली रहेगी हो प्लीज जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? चले थर्ड पेज पे एक और क्वेश्चन करते हैं, टाइम है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई इशू? कोई फिगर्स तो नहीं लिख रहा? चलिए थर्ड पेज ऑफ योर नोट्स। ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, थर्ड ही बनेगा ये। इसकी बड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगा। Compute the cost of goods sold for the month of June 2019. Cost of goods sold words underline करना। Cost of goods sold का मतलब cost of sales ही का एक और नाम है। फर्स्ट लाइन में है Tuesday Manufacturer Limited produces का words underline करें। A single product। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस महसूस हो रहा है या ट्रेडिंग? मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग, चीजें बनाई जा रही हैं। रिक्वायरमेंट में दोबारा जाएं। कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर कैलकुलेट करनी है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मेरी तरफ देख के फॉर्मूला बताएं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मांग रहा है। रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी है जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था उससे। नेक्स्ट पढ़े आगे। फर्स्ट लाइन द फॉलोइंग कॉस्ट वर इंकर्ड इन। अब जून 19 का एक डाटा दिया हुआ है, मंथ ऑफ जून 19 का एक डाटा दिया हुआ है। वंस अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ज़हन में रख के ये टेबल पढ़ें। डायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, indirect labor, indirect material, raw material purchases, selling cost, production cost, other admin cost। बहुत सा डाटा मिलता जुलता महसूस होगा अभी आपको। अच्छा लेकिन एक सेकंड, इस टेबल के स्टार्ट में जरा है, इसका आप लोगों को आइडिया है जरा, जहां अमाउंट्स नहीं हुए उस तरफ आए जरा। ये रुपीज इन थाउजेंड लिखे हुए हैं यार, मिलियंस भी होते हैं लेकिन यहाँ थाउजेंड है।
नहीं, इसका आइडिया है वैसे। ये सारी मतलब फॉर एग्जांपल जो पहली नीचे फिगर है 2075, ये असल में 2075 000 है, लेकिन उन सब तीन नीचे जितनी फिगर्स हैं उन सब के 3 जीरोस को कॉमन लिया हुआ है, रुपीज इन थाउजेंड्स। अगर डाटा थाउजेंड्स में हो तो हमें भी शायद वर्किंग थाउजेंड्स में ही करनी चाहिए, ताकि टाइम सेव हो सके, बार बार जीरो लगाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एटलीस्ट अगर एग्जामिनर डाटा थाउजेंड्स में दे तो हम भी वर्किंग थाउजेंड्स में ही करेंगे। सबको इसका आइडिया है सर? पता चल जाएगा अभी, आगे नीचे जरा। Following other information is available. On 1st June 2019, stock of finished goods consisted of 1350 units valued at rupees 1640 per unit, while the stock of raw material was valued at rupees 1490000। ऊपर टेबल का डाटा थाउजेंड्स में है, नीचे शायद फिगर्स हमें खुद थाउजेंड्स में करनी पड़ेगी। अब ये नहीं हो सकता कि कुछ फिगर्स थाउजेंड्स में हो, कुछ के जीरोस लग जाएं। अगर थाउजेंड्स में वर्किंग करनी है फिर हर जगह थाउजेंड्स का ध्यान रखना है। नंबर 2 पढ़े। अच्छा बल्कि सॉरी, ये नंबर 1 में है क्या? जून का महीना है, ओपनिंग स्टॉक ठीक है, ओपनिंग स्टॉक्स ही है, फिनिश गुड्स का भी है, रॉ मटेरियल का भी है। नंबर 2, 5200 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर प्रोड्यूस्ड। जून की प्रोडक्शन दी हुई है। देयर वाज नो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, while opening work in process is given 2,08,000। ओपनिंग दिया हुआ, अब इस केस में क्लोजिंग नहीं है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का क्लोजिंग दिया हुआ है। 1500 फिनिश गुड्स के यूनिट्स कौन से दिए हुए हैं? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हुए हैं। और फाइनली आपसे कहा जा रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है वो आपने डिटरमिन करनी है बाय यूजिंग, अब डेफिनेटली वेटेड एवरेज से वर्किंग नहीं करनी, बस फाइफो से ही अप्लाई करना है आपने। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा सॉल्व करनी है। थोड़ा सा मैं भी स्टार्ट करता हूँ आपसे, लेकिन कुछ वर्किंग्स फिर आप इंडिविजुअली भी कीजिएगा। आइए शुरू करें। स्टार्ट में लेता हूँ, कुछ फिगर्स समझाता हूँ, बाकी फिर जहाँ जरूरत पड़ेगी मेरा ख्याल है वहाँ इंडिविजुअली आप भी सॉल्व कर सकते हैं। बिजनेस टाइम स्पीड अप हो जाएगा, खत्म कर लें आज। ये बिजनेस टाइम इज ट्यूसडे। मैन्युफैक्चरर्स, cost of goods sold for the month of June 2019। जी हो गई हेडिंग्स, करें शुरू। क्या ढूंढना है सबसे पहले? नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, कहां से शुरू करें? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रुपीज इन थाउजेंड्स लिखें। एक दफा आपको भी अपने आंसर में लिखना है। फिलहाल मेरे साथ रहे, जहां मैं कहूँ वर्किंग आप करें वहां कीजिएगा। ये क्या ढूंढना है मैंने? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ना करो यार, फिनिश गुड्स ठीक है, प्लीज ढूंढने। कहाँ है 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 कहाँ है? एडिशन फॉर्मेशन पॉइंट 1, क्वांटिटी भी है और रेट भी है। क्या करूं? 1350 मल्टीप्लाइड बाय 1640। फाइनल आंसर बताएं। 2214 के बाद 3 जीरो भी तो आ रहे हैं यार। ये प्लीज मेरे फाइनली बता दीजिए आइडिया है या नहीं है? 3 जीरो एंड में क्यों नहीं लगा रहे? वो कॉमन ले लिए हैं, लगा दिए हैं। सबको नजर आ रहे हैं? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट हेडिंग।
प्लीज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बाद नेक्स्ट हेडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट बताएं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट बताएं। वर्किंग करनी पड़नी है, वर्किंग 1 का रेफरेंस दें। नीचे 3 लाइनें गिन के छोड़ दें, अभी क्लोजिंग आना है, फिर उसके बाद आपने सॉल्व करना है। 3-4 लाइनें छोड़ दें और वर्किंग 1 की तरफ आए। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जरा इंडिविजुअली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। चले मैं रुक रहा हूँ, 5 मिनट्स आपके पास हैं। सब लोग काइंडली वर्किंग 1 में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर फाइनल करें और प्लीज सब ट्राई करें, कोई मसला नहीं है। मैक्सिमम वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलती होनी चाहिए, अभी हुई है बात सारी और डाटा भी उसी तरह का ही है, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो वो कोई इशू नहीं है। ट्राई प्लीज, ट्राई टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फॉर्मेट जहन में लाएं और प्लीज अप्लाई करें। थाउजेंड्स का ध्यान रखिएगा। वेटिंग फ्रॉम योर साइड। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने आंसर बताना है फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का। साथ वाले को इतने गौर से करते हुए देख रहे हैं, अपना अपना करें सर, साथ वाला ठीक कर रहे हैं, इग्नोर कर दें भाई अपना। कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जो साथ वाले के रजिस्टर पे है। गलतियां अपनी अपनी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ले लिया स्टार्ट। आंसर बताना सर, बोर्ड पे खाली। एट
ये ओपनिंग है जो आपने क्लोजिंग में लिख दी है। इस क्वेश्चन में मेरा ख्याल ओपनिंग है और क्लोजिंग नहीं है। ये प्राइम कॉस्ट तक आ गए। प्राइम कॉस्ट तक आ गए सर 6440। ये मेरे से मैच करने यहाँ तक आगे करें, फैक्ट्री एवरेज कंप्लीट करें। जी सर फैक्ट्री एवरेज ओके प्लीज, एनी कंफ्यूजन? कुछ चीज मैंने ना ली हो फैक्ट्री एवरेज में? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स टोटल बताइएगा। 2400 कंप्लीट करवा दें जरा। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन गई 8840 प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एवरेज। ओके यहाँ तक? देन बेटा जरा सेंटेंस पॉइंट नंबर 3 जो है वर्क इन प्रोसेस वाला, उसको सही प्लीज पढ़ें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ओपनिंग नहीं है या क्लोजिंग नहीं है? तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, वो तो पिछला सवाल था ना यार।
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अब गिवन है 208, वो ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इस केस में वो बता रहा है कि नहीं है, तो वो डैश हो जाएगा। ठीक है प्लीज, नहीं लिखना कंपल्सरी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल लिख लें ताकि जरा याद हो जाए, ये भी होता है वो भी होता है। बाकी ठीक है, अगर फिगर ही नहीं है तो उसे आप स्किप कर सकते हैं, उस हेडिंग को स्किप किया जा सकता है। ये फाइनल आंसर है 9048 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। प्लीज जिन्होंने कर लिया बाकियों को करने दें यार। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सबका ओके है यहाँ तक? चलें इसे उठाएं, फिगर कहाँ जानी है, और उसके बाद एक फिगर अभी खुद सॉल्व करनी है आपने, और एक और वर्किंग अभी होनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई है 9048, कंप्लीट है जी वर्किंग सबकी? कोई बोर्ड से तो नहीं देख के लिख रहा जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो गया? 9048 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई वर्किंग वन से। अब आपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। क्वांटिटी है, जरा ढूंढे प्लीज, क्वांटिटी है कौन से पॉइंट में? 0.5 में क्वांटिटी 1500 यूनिट्स है, लेकिन सामने क्वांटिटी लिखनी है, अमाउंट लिखनी है। अमाउंट कैसे पता चलेगी? कौन से मेथड्स है अमाउंट फाइंड आउट करने के? फाइफो भी होता है, वेटेड एवरेज भी होता है, एग्जामिनर कौन सा कह रहा है? तो फाइफो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में 2 में अप्लाई किया था, तो काइंडली आई सजेस्ट एग्जैक्टली वो वर्किंग दोबारा रिपीट होनी है, तो पिछला फॉर्मेट देखें और उसी तरह फिगर्स प्लेस करें दोबारा। एक वर्किंग नंबर 2 और होगी अब, सेम फॉर्मेट प्लीज जो मैंने थोड़ी देर पहले एनकेएल में बनवाया था फाइफो के एंगल से, उसको देखें और एक दफा अप्लाई कर दें जरा। खुद से ये वर्किंग करनी है आपने। जब चीजें रिपीट हो रही हो फिर कोशिश होनी चाहिए कि सही फाइनल हो जी। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी काइंडली वाइंड अप करें। प्लीज अपना अपना करें सर, अपना रजिस्टर ही बंद हो गया सर, ना करो यार। देखो बेटा, पैनल डिस्कशंस और मीटिंग से सोल्यूशन ही निकलना इसका, ये तो अपना अपना सोचना पड़ना। अब बेफिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारे नजर आ रहे हैं, पता नहीं चलने देते वैसे आप। प्लीज अप्लाई योर माइंड, उसी तरह डाटा अरेंज करें जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले फाइफो में करवाया था।
जी 7 वाले का क्या आंसर आया? कमाल हो गया, ये क्या सवाल करना पड़ा मुझे यार। नहीं अपना अपना बताएं, ये क्या बात है। जो हालात है मेरे ख्याल आंसर यही बता सकते हैं, ना उसका है ना मेरा है, नेट ऑफ हो गया आपस में, डेबिट क्रेडिट जीरो हो गया। वाइंड अप कर दें सर प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आंसर आ रहा है? कंप्लीट साइलेंस ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ भी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी थी 1350 और रुपीज से 2214। फर्दर क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है 6200 5200, और उन 5200 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट अभी आपने कैलकुलेट की है 9048। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी है 1500, और इसको हमने इसलिए यहाँ मेंशन किया है ताकि हमारे सामने सोल्ड यूनिट्स आ जाए 5050। हो गया डिसीजन? अब डिसीजन करें 5050 में कहाँ कहाँ से कितने कितने यूनिट्स हैं। ओपनिंग सेल हो गया होगा, ये सही तरह करने के बाद दोबारा सोच लीजिएगा ताकि आई होप के बात खत्म हो जाए। 5050 यूनिट्स का एक ब्रेकअप बनेगा, 1350 ओपनिंग वाले सेल हुए होंगे, और डिफरेंस लें 5050 माइनस 1350। एक मिनट दोबारा लीजिएगा जरा डिफरेंस। 39 3700 3700 कहाँ से बिके होंगे? तो प्रोडक्शन टोटल थी 5200, उसमें से अगर 3700 यूनिट सेल हुए हैं तो बाकी 1500 फिर प्रोडक्शन में से ही स्टॉक में बचे हुए हैं। ठीक है, तो वंस अगेन सेम सिचुएशन बन गई। तो क्या करूं नेक्स्ट? 90 एक रेट आ जाएगा 9048 डिवाइडेड बाय 5200, अप्रोक्सीमेटली 1.74 पर यूनिट। ये तो मेरे ख्याल राउंडेड ही आ रहा 2 डिजिट्स पे, और देन मल्टीप्लाइड बाय 1500 इज इक्वल टू 2610। फाइनली आंसर आ जाए। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? चले वाइंड अप करें जी। इस फिगर को उठाएं, क्लोजिंग स्टॉक के सामने लिखें और कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करें। जब चीजें रेपिटेशन की तरफ चली जाए फिर काइंडली कोशिश होनी चाहिए कि खुद से हो, और अगर फिर भी गलती हो जाए तो उसे फाइनल करें। कोई मसला है तो प्लीज बताएं जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा मैंने आपसे कहा था 3 वर्ड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, इवन फैक्ट्री कॉस्ट, ये इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं। तो अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला जाए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बोला जाए, या प्रोडक्शन ओवरहेड बोला जाए तो एक ही चीज है। लेकिन ओवरहेड्स अगर बोला जाए तो फिर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा बात हो रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्ड बोला जाए तो उसमें मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट भी है और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हैं। तो वहां भी जिस तरह वर्ड यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। लेकिन आई होप के डिफरेंस क्लियर है, वर्ड्स एक ही हैं लेकिन कॉस्ट और ओवरहेड में फर्क है। ठीक है, हाँ जी, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस, ये मेरा ख्याल एक ही बात है। प्रोसेस या प्रोग्रेस, काम जारी है, हम इन प्रोसेस है, हम इन प्रोग्रेस है, हम आ रहे हैं, हो रहा है जी। 2610 ओके जी प्लीज, होगी वर्किंग नंबर 2।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका वाइंड अप है? चलिए फाइनल आंसर बता दो। 8652 would be cost of goods sold या cost of sales। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा आप लोगों को? सब ओके हो गया प्लीज? आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? चलें बेटा इंशाल्लाह बाकी फिर मंडे को करेंगे। आई होप के जो यहाँ तक बात हो सकी है कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं घर लेके जा रहे? एवरीथिंग इज ओके प्लीज? थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा इंशाल्लाह यहीं से। फिर अभी कुछ दिन शायद होमवर्क इसलिए ना हो कि अभी हम शायद बात कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मंडे से होपफुली कुछ होमवर्क्स भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज जरा जो यहाँ तक पढ़ा हमने 2-3 दिनों में, थोड़ा सा रिफ्रेश करके आएगा। कल संडे को थोड़ा सा टाइम निकालिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई आपका क्वेश्चन तो नहीं रह गया? चलें फिर अल्लाह हाफिज़।